आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम श्वसन के अंतर्गत मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले श्वसन अंग के बारे में जानें, फिर उसकी संरचना के बारे में जानें और फिर उसकी क्रियाविधि। तो इस तरह से नोट्स बनाने में भी सहूलियत होगी और हम बारी बारी से इस सब का डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले श्वसन। मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत निम्न श्वसन अंग कौन कौन से हैं? तो नाक, नासाद्वार, नासिका वेश्म, स्वरयंत्र, श्वास नली, चित्र में देख सकते हैं, श्वसनी, श्वसनिका और सबसे अंतिम में ये फेफड़ा, एक छोटा फेफड़ा और फेफड़े के अंदर ये कूपिका। तो अब श्वसन अंग हो गए ये सारे। अब हम श्वसन अंग का संरचना जानें। मनुष्य में एक नासिका होती है जो नासाद्वार से होते हुए अंदर जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है और नासिका वेश्म बनाती है। नासिका वेश्म में छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस की एक परत होती है जो वायु के साथ आने वाली धूल और अन्य गंदगियों को नासिका वेश्म में ही रोक लेती है। उसके बाद नासिका वेश्म से हवा स्वरयंत्र होते हुए श्वास नली में आती है। स्वरयंत्र के द्वारा आवाज़ निकलता है। श्वास नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली होती है जो कार्टिलेज के अपूर्ण वलय से बने होते हैं। कार्टिलेज मीन्स उपास्थि के अपूर्ण वलय से बने होते हैं। उपास्थि क्या करता है? जब हवा बाहर निकलती है तो ये श्वास नली पिचक न जाए, इसके लिए कार्टिलेज उसको पिचकने से रोकता है। अब श्वास नली फेफड़े के पास आकर दो भागों में बढ़ जाती है। दोनों भाग कहलाते हैं श्वसनी, यानी दो फेफड़ा तो श्वास नली दो भाग में बट गया, दो श्वसनी बन गया। अब दोनों फेफड़ों के अंदर जब श्वसनी प्रवेश करती है तो और भी ब्रांचेज और भी शाखाओं में बढ़ जाती है जिसका नाम है श्वसनिका। श्वसनिका फेफड़े के अंदर और भी पतली पतली ब्रांचेज बनाती हैं, पतली पतली शाखाएं बनाती हैं जिनका अंतिम भाग एक कूपिका बनाता है, यानी गोल संरचना सी बनती है जिसे कूपिका, अल्वियोलाई या वायु कोष्ठिका कहा जाता है। ये हुआ मानव श्वसन तंत्र की संरचना, श्वसन अंग की संरचना। अब हम देखें कि कैसे श्वसन गैसें प्रवेश करती है और प्रत्येक कोशिका में जाकर O2 को देती है और CO2 को ग्रहण करती है। तो चलिए चलते हैं नासाद्वार से। जैसे ही जब हम श्वास लेते हैं, सांस लेना और केवल छोड़ना, इसको कहेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वसन की परिभाषा में ऊर्जा की प्राप्ति तक है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में सांस लेना और छोड़ना होता। तो जैसे ही O2 युक्त हवा यहाँ नासाद्वार से O2 युक्त हवा नासिका वेश्म में प्रवेश करती है, हवा में उपस्थित धूल के कण इसमें उपस्थित रोम के द्वारा छान लिए जाते हैं और शुद्ध हवा स्वरयंत्र से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। अब श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बटी हुई है, तो श्वसनिका और श्वसनी और श्वसनिका होते हुए ये वायु कोष्ठिका में प्रवेश कर जाती है। वायु कोष्ठिका के कारण फेफड़े का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। यहाँ देखने में लग रहा है इतना छोटा सा फेफड़ा है, लेकिन उसके अंदर वायु कोष्ठिका की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण
फेफड़े का आयतन या क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। ये वायु कोशिका ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को धारण करता है और उसको आदान प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम देखें वायु कोशिका में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। सपोज ये वायु कोशिका है और इसमें बहुत सारे रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है। तो जैसे ही O2 युक्त हवा वायु कोशिका में प्रवेश करती है, वायु कोशिका में O2 की मात्रा ज़्यादा होती है और रक्त केशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होती है। वायु कोशिका या कूपिका में O2 की मात्रा ज़्यादा होती है और ये पतली पतली जो नली है ये सबको कहेंगे रक्त केशिका। तो रक्त केशिकाओं में O2 की मात्रा कम होती है। अब विसरण द्वारा O2 इन रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब रक्त केशिकाओं में रक्त होता है और रक्त के घटक हैं RBC, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। रक्त के लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। कौन सा वर्णक? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के साथ आसानी से जुड़ या टूट सकता है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी आसानी के साथ जुड़ या टूट सकता है। एक चीज़ और, अगर हम लोग को कहीं जाना है और बिना गाड़ी के जाएं तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर सवारी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए तो क्या होता है, आराम से जा सकते हैं। तो बस हीमोग्लोबिन को एक गाड़ी की तरह समझें। हीमोग्लोबिन वह गाड़ी है जिस पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पूरे शरीर में परिसंचरण कर सकते हैं। तो जैसे ही O2 कूपिका में पहुंचता है, कूपिका में O2 की मात्रा ज़्यादा और रक्त केशिका में O2 की मात्रा कम। विसरण के द्वारा O2 रक्त केशिका में पहुंच जाता है और किसके साथ जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ। अब बनाता है O2 प्लस हीमोग्लोबिन, बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त केशिका से पूरे रक्त परिवहन के द्वारा एक एक कोशिका, शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंच जाता है और जैसे ही कोशिका के पास पहुंचता है O2 कोशिका को दे देता है और स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऑक्सीजन कोशिका को दे देता है, हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाता है। जैसे ही कोशिका के अंदर, अब ये O2 अगर कोशिका के अंदर आया तो जैसे ही कोशिका के अंदर O2 आया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा मिलती है और मुक्त होता है CO2। इस बार क्या मुक्त हो रहा है? CO2। पुनः यही काम अब कोशिका से CO2 रक्त परिवहन में आता है, यानी रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और बनाता है O2 प्लस हीमोग्लोबिन के जैसा ही CO2 प्लस हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, बनाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कोशिका से CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पुनः रक्त परिवहन में आता है और रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़े में आता है, जहां वह
फेफड़े के वायु कोशिका तक पहुंच जाता है। इस बार उल्टा होगा, इस बार रक्त केशिका में CO2 की सांद्रता अधिक होगी, रक्त केशिका में CO2 की सांद्रता अधिक होगी और कूपिका में CO2 की मात्रा कम होगी। तो CO2 विसरण के द्वारा कूपिका में आ जाएगा और कूपिका से श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसनी और श्वसनी से श्वास नली होते हुए यह नासा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी O2 जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। इस तरह से श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया इस मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत पूरा होता है। तो ये हुआ मानव का श्वसन तंत्र। अगले वीडियो में परिवहन के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे O2 CO2 का परिवहन होता है। तो ओके।